हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और अब उसका कुछ बचा हुआ जो शेष भाग है, जो हमको और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो, पिछले लेक्चर में हमने जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बात की थी। जूल थॉमसन इफेक्ट एक साधारण सी भाषा में क्या होता है? जूल थॉमसन इफेक्ट वो ये है कि जब गैस एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में एंटर करती है, मीन्स अगर कोई कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर जोन है और वहां से गैस लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती है तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये एक जनरल सी सोचने वाली बात है कि अगर कोई गैस टायर के अंदर भरी हुई है, ट्यूब के अंदर, और अगर वो ट्यूब फटने के बाद हवा बाहर निकलती है तो वो हमको ठंडी लगती है। मीन्स हाई प्रेशर के रीजन से जब लो प्रेशर रीजन में गई तो उसका टेम्परेचर कुछ घटा हुआ दिखाई देता है। ये छोटी सी सोचने वाली बात है और यही जूल थॉमसन इफेक्ट था। मीन्स ये है कहने का कि जनरल भाषा में, जनरल अपने सामान्य जीवन में हम सारी घटनाएं देखते हैं, मगर वो साइंटिस्टों ने अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे उसको पिरोया है, उसी का नाम फिजिक्स है। तो ये घटना सब जानते हैं, मगर इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या स्टडी है, वो सभी लोग नहीं जानते। तो जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो इन घटनाओं को कोरिलेट करें और एक घटना से दूसरी घटना का रिजल्ट निकाल कर आगे बढ़ें। तो ये हमारे लोगों का दायित्व है। जो लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो सारे समाज से अलग हैं, इसीलिए उनका दायित्व है कि उनको घटनाओं को समझना है। तो ये केवल एक नॉर्मल सी बात है। जब कोई हवा ट्यूब के अंदर से बाहर निकलती है या जब कोई बंद क्षेत्रफल से खुले हुए क्षेत्रफल में जाती है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। यही जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, दो तरह की गैस हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की है, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। रियल गैस को वान डेर वाल गैस भी कहा गया। तो आइडियल गैस के ऊपर जूल थॉमसन इफेक्ट का कैसा असर है, वान डेर वाल गैस के ऊपर जूल थॉमसन इफेक्ट का कैसा असर है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, हमने पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जूल थॉमसन इफेक्ट एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। तो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, पहले हमें समझना है कि एंथैल्पी क्या है। तो उसके बाद आइसोएंथैल्पिक का मतलब ये है कि लो प्रेशर रीजन के जो दोनों रीजन हैं, एक पोरस प्लग से पहले वाला रीजन और एक पोरस प्लग के बाद वाला रीजन, तो दोनों रीजन में, पहले रीजन में और दूसरे रीजन में एंथैल्पी सेम रहेगी। सो अगर हम एंथैल्पी का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो जीरो आएगा। यही जूल थॉमसन इफेक्ट की कंडीशन है और इसको अब मैं लिखकर आपको बताने का प्रयास करता हूं। सो अब हम देखते हैं पहले कि ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस कैसे है। जूल थॉमसन इफेक्ट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो इसको समझने के लिए जो हमने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, उसको हम एक थोड़ा सा सिंपल उसका चैम्बर बनाते हैं। सपोज करो ये पोरस प्लग है, मींस ये कोई कॉटन, रुई, सिल्क, ये सब आप मान सकते हो। पोरस प्लग का मतलब ये है कि जो एयर है, जो गैस है, वो इससे पास तो होगी, मगर थोड़े से अवरोध, थोड़े से विरोध के बाद मींस छन कर पास होती है। और एक पिस्टन मैंने इस साइड में लगा दिया है। ये एक पिस्टन है और दूसरा पिस्टन इस साइड में लगा हुआ है। सपोज करो इस चैम्बर का नाम ए है और इस चैम्बर का नाम बी है। मींस पोरस प्लग से इस साइड का रीजन ए और इस साइड का रीजन बी। अगर कोई गैस इस चैम्बर ए के अंदर प्रेशर P1 पर और इस चैम्बर का वॉल्यूम अगर V1 है तो कोई गैस भरी हुई है इसके अंदर, और इस चैम्बर के अंदर अभी कोई गैस नहीं है। जैसे ही मैं पिस्टन 1 को, ये पिस्टन 1 और ये पिस्टन 2, जैसे ही मैं पिस्टन 1 को पुश करता हूं तो ये गैस पोरस प्लग से पास होकर दूसरे चैम्बर के अंदर एंटर करना शुरू कर देती है। सपोज करो दूसरी कंडीशन में, आफ्टर पासिंग द गैस थ्रू द पोरस प्लग, गैस एंटर इन द चैम्बर 2। तो अब मैंने इस पिस्टन को तो कंप्रेस कर दिया,
इस पिस्टन को पुश करके इसका वॉल्यूम मैंने घटाकर 0 कर दिया और अब गैस इस चैम्बर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम 0 हो गया। अब इसका वॉल्यूम, इसका प्रेशर अगर P2 और इसका प्रेशर अगर V2 हो तो ये कंप्रेशन के बाद की स्थिति है, जब मैंने इस पिस्टन को कंप्रेस कर दिया और ये पिस्टन अपना इसका वॉल्यूम बढ़ गया दूसरी साइड में। तो कंडीशन क्या हुई, तो मैं ये देखता हूं कि टोटल नेटवर्क कितना हुआ। टोटल नेट वर्क बाय गैस एंड ऑन गैस। जब मैं पिस्टन ए को पुश करता हूं तो ये वर्क है ऑन गैस, मीन्स ये गैस पर किया हुआ कार्य है पिस्टन के द्वारा। और जब ये गैस इधर गई और इसने इस पिस्टन को पीछे की तरफ धकेल दिया तो ये वर्क है गैस के द्वारा पिस्टन पर। तो बाय गैस वर्क और ऑन गैस वर्क। अब हम ये जानते हैं कि गैस पर किया गया वर्क, ऑन गैस पर किया गया वर्क निगेटिव होता है और गैस द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, सपोज करो W1 इज वर्क बाय गैस, बाय पिस्टन ऑन गैस। तो जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम V1 से घटकर 0 हो गया। तो सपोज करो V1 टू 0 और वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV, P1dV, क्योंकि इस चैम्बर का प्रेशर है P1। तो जब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करता हूं तो P1 इंटू 0 माइनस V1, सो माइनस P1 और V1। जब मैं दूसरे प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करता हूं तो W2 इज इक्वल टू, यहां पर वॉल्यूम पहले 0 था, उसके बाद बढ़कर V2 हो गया। सो 0 से V2 तक ले जाने में किया गया वर्क P2dV इज इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस 0, सो P2V2। तो ये टोटल ये वर्क डन आ गया इस प्रोसेस में, पिस्टन को कंप्रेस करने में, और दूसरा वर्क डन पिस्टन को खोलने में। सो नेट वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और जब मैं इसको करता हूं तो माइनस P1V1 प्लस P2V2, सो P2V2 माइनस P1V1। तो ये नेट वर्क आया। अब दूसरा, अभी हमने पढ़ा तो नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में, मगर हम थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियम जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हम विस्तार से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, पर आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वैसे आपने 12th में पढ़ा तो सब कुछ है ही, बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें और उसके बाद काम करना है। ये समझ कर पढ़ाई करोगे तो आसान हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इज इक्वल टू du प्लस dw। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि dQ क्या है, du क्या है, dw क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता था कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी एनरोल करते हैं या एनर्जी ऐड करते हैं तो 2 पार्ट में कंज्यूम होती है। एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी उस एनर्जी का सम होती है। तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मतलब ये है कि उस सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो किसी सिस्टम को, किसी गैस को दी गई हीट 2 पार्ट में कंज्यूम होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, वृद्धि करने में, और कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करने में। तो यही हमने लिख लिया। अब दूसरा, ये जो प्रोसेस है हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, मींस कोई हीट बाहर से अंदर एंटर नहीं होगी और अंदर से कोई हीट बाहर नहीं निकलेगी। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि ना ही तो हीट एंटर होगी और ना ही हीट यहाँ से बाहर निकलेगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन ये है dQ इज इक्वल टू 0, मीन्स Q1 इज द दी हुई हीट या Q2 इज इक्वल टू बाहर निकली हुई हीट। तो Q1 माइनस Q2 0, मीन्स हीट के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। इसकी जो एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, ना तो इसका सराउंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सराउंडिंग मीन्स वातावरण, तो वातावरण के साथ इस पूरे अंदर के सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में 2 टर्म होती है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो हम सिस्टम और सराउंडिंग पे काम करते हैं। अगर सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस।
और एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। सिस्टम जैसे आप सपोज करो एक पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल में अगर कोई आपने गर्म पानी डाल दिया तो वो थोड़ी समय बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका हीट लॉस सिस्टम के सराउंडिंग के साथ होता है। मगर अगर हमारे पास कोई थर्मस है तो थर्मस को हम आइसोलेट करते हैं सराउंडिंग से, तो उसमें कोई भी हीट लॉस बाहर नहीं होती, इसीलिए थर्मस एक एडियाबैटिक प्रोसेस पर काम करने वाली डिवाइस है और एक सिंपल बोतल जो है वो हीट लॉस करती है। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस dQ इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये कंडीशन हमारे पास हुई du प्लस dw इज इक्वल टू 0, तो du इज इक्वल टू dw माइनस du इज इक्वल टू dw। अब हमने dw जो नेटवर्क या वर्क डिफरेंस जो हमने निकाला था यहाँ से, वो था P2V2 माइनस P1V1। चूंकि ये जो है ये U2 इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस U2 माइनस U1 और निगेटिव साइन बाहर है इसके। सो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है, प्लस P2V2 इज इक्वल टू U1P1 मीन्स U3 प्लस P3V3। तो ये मीन्स H2 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H3 मीन्स एनर्जी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ही टोटल एनर्जी का सम है। तो H1 इज इक्वल टू H2, आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख सकते हो, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3, और अगर H4 H5 Hn हो तो भी। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, मीन्स DH इज इक्वल टू 0। तो अगर हम किसी सिस्टम के लिए ये प्रूव कर दें कि DH इज इक्वल टू 0, तो हम ये कह सकते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट उसके अंदर है, अदरवाइज नहीं है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट की बेसिक कंडीशन आइसो एंथैल्पिक होना है। आइसो एंथैल्पिक मींस एंथैल्पी बिफोर पोरस प्लग और एंथैल्पी आफ्टर पोरस प्लग वो सेम होगी, इसीलिए एंथैल्पी डिफरेंस 0 होगा। यही जूल थॉमसन इफेक्ट की कंडीशन है। तो अब हम इसी इफेक्ट को, हमने इससे बताया कि ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, अब हम इसी को आइडियल गैस और रियल गैस के लिए अलग अलग डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब हम इसको पहले डिस्कस करते हैं रियल गैस, आइडियल गैस के लिए। तो आप एक बार इसको यहां तक नोट कीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो है जूल थॉमसन इफेक्ट में जो कंडीशन थी आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस वाली, कि ये आइसो एंथैल्पिक फिनोमिना है, वो हमने बताया। अब ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, अब हम दो गैसों के लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक आइडियल गैस के लिए और एक रियल गैस के लिए। ये हम आपको अभी बता देते हैं कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट मींस ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट का नोटेट मींस उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसके आइडियल गैस के लिए ये 0 होगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होगा। जूल थॉमसन इफेक्ट नंबर 1 फॉर आइडियल गैस। तो सबसे पहला जो टास्क है हमारे पास वो ये है कि हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, पर अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है, इसीलिए आप अभी केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखिए और केवल अभी लिखिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw मीन्स दी हुई एनर्जी यूज होगी इंटरनल एनर्जी की वृद्धि करने में, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और कुछ एक्सटर्नल वर्क डन को करने में। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि dq इज इक्वल टू t ds, जहां पर ds चेंज इन एंट्रोपी,
एंट्रोपी क्या मुसीबत है, एंट्रोपी एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है डिसऑर्डरनेस को। डिसऑर्डरनेस मतलब वही कि जैसे सुबह सुबह आप कमरे के अंदर झाड़ू मार के साफ करके उसको पूरा क्लीन कर देते हो और शाम होते होते रात होते होते पूरा कमरा डिसऑर्डर मीन्स गंदा हो जाता है। तो वो उसी तरह का डिसऑर्डरनेस मेजर करने के लिए सिस्टम के अंदर एंट्रोपी टर्म दी गई और वो एंट्रोपी डीएस। एंट्रोपी का मीन्स एस का इंपॉर्टेंस नहीं है, S1 माइनस S2 मीन्स चेंज इन एंट्रोपी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिसऑर्डर को आप किसी कंपैरिजन में मेजर करते हो कि सुबह जैसे सुबह कितनी सफाई थी और अब कितना गंदा है, तो मैटर ये करता है कि सुबह की सफाई के कंपैरिजन में कमरा कितना गंदा है। तो इसीलिए एस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, S1 माइनस S2 मीन्स डीएस की सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम एंट्रोपी का जिक्र कहीं नहीं करते, डीएस का चेंज इन एंट्रोपी का जिक्र करते हैं। सो अभी के लिए एंट्रोपी में आप इतना ही समझिए। तो ये दो नियम है थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन्हीं की सहायता से हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर आइडियल गैस के लिए उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दूसरा, क्योंकि एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है इसीलिए DH इज इक्वल टू 0 फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट। सो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0 मतलब ये है इसका। और हमने ये देखा कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, जहां पर U रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम। तो अगर मैं DH इज इक्वल टू 0 कहना चाहता हूं मीन्स D U प्लस PV को मैं 0 कहना चाहता हूं, इसका ये मतलब है। सो DU प्लस DPV, जब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि DU प्लस PDV, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरी टर्म का, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और प्लस V इंटू DP। सो अब मैं इसको सोल्व करता हूं। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DU प्लस DW, DW रिप्रेजेंट द PdV, क्योंकि वर्क डन को हम PdV से लिख सकते हैं, इसीलिए ये इसको आप DW कह सकते हो, DU प्लस DW प्लस VdP। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स D इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूं मैं DQ प्लस VdP। ओके, अब चूंकि फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इज इक्वल टू TdS, तो मैं इस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करता हूं, तो TdS प्लस VdP इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई समस्या? अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से TdS प्लस VdP इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं डेल S ओवर डेल T एट P dt प्लस T डेल S ओवर डेल P एट T dP प्लस VdP इज इक्वल टू 0। तो हमने DS टर्म जो है उसको मॉडिफाई किया है, कैसे? S का डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डिफरेंशियल ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्लस VdP। अब हम एक बात जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू dQ ओवर dt, ये बोल सकते हो आप। तो चूंकि TdS रिप्रेजेंट द dQ, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं इस टर्म की जगह TdS dQ ओवर dt एट P dt प्लस यहां पर dP कॉमन ले सकता हूं,
सो टी ds ओवर dp एट t प्लस v और dp इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं cp से रिप्लेस कर सकता हूं। cp dt प्लस t ds ओवर dt ds ओवर dp, यहां से एट कांस्टेंट t और प्लस v dv इज इक्वल टू 0। मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ रिलेशन दिए हैं, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। पर अभी आप ये देखिए कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन डेल एस ओवर डेल पी एट टी इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल टी एट टी माइनस, ये एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। सो इस वैल्यू की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं ये वैल्यू। सो सी पी डी टी प्लस टी डेल बी ओवर डेल टी एट पी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। और सी पी डी टी, अगर मैं माइनस यहां से बाहर कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर टी डेल बी ओवर डेल टी एट पी माइनस वी और डी पी इज इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, सी पी डी टी इज इक्वल टू टी डी वी ओवर डी टी एट पी माइनस वी इंटू डी पी, ओके। और डी टी ओवर डी पी इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी टी डेल वी ओवर डेल टी एट पी माइनस वी। ये हमारे पास रिलेशन हो गया, ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। सो डी टी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू 1 ओवर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इनटू टी टेम्परेचर डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी वॉल्यूम। इसी टर्म को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू। सो मैं इसको म्यू से रिप्लेस कर सकता हूं और इसका नाम है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसको आप नोट कर सकते हो। और इस जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होता है। तो आप एक बार इसको यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो जी जो हमारा मेन टास्क था वो था जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू को निकालना। अब वो हम वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमको देखना है कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट कैसा बिहेव शो करता है। तो जूल पहले मैं लिख लेता हूं जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू टी डेल वी ओवर डेल टी एट पी माइनस वी, यह है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो अब मैं एक जानता हूं आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये तो आपने कई बार पढ़ ली होगी, ये तो आप समझ सकते होंगे, इसके बारे में मुझे और कोई परिचय नहीं देना। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो P इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशियल होता है, ये मैथमेटिक्स की बात है, जब पार्शियल डिफरेंशियल होता है तो वो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है और दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानकर करते हैं। सो डेल वी ओवर डेल टी एट पी इज इक्वल टू आर, चूंकि डेल टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू 1। सो P del V over del T at P is equal to Rydberg gas constant. So del V over del T at P is equal to R over P.
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं R ओवर P करता हूं तो R ओवर P इज इक्वल टू V ओवर T। अगर मैं इस R ओवर P की वैल्यू को V ओवर T की वैल्यू से रिप्लेस करता हूं तो मुझे मिलता है डेल V ओवर डेल T एट P इज इक्वल टू V ओवर T। अब चूंकि जूल थॉमसन कोफिशिएंट के अंदर टर्म है डेल V ओवर डेल T एट P और इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दूं तो समस्या हल हो गई। तो म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर Cp इंटू टी ऑलरेडी पहले से मौजूद है और डेल V ओवर डेल T एट P की वैल्यू हमने निकाल ली V ओवर T और माइनस वॉल्यूम। मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूं और v माइनस वी को 0 कर सकता हूं। सो हमने देखा कि म्यू इज इक्वल टू 0। अब ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0 है, इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट वैलिड नहीं होता है। अर्थात जब किसी आइडियल गैस को हाई प्रेशर रीजन हाई टेम्परेचर रीजन से हम लो प्रेशर रीजन और लो टेम्परेचर रीजन की तरफ भेजते हैं तो वो कोई चेंज टेम्परेचर में शो नहीं करती है। एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो हमने कल बताया था वो ये बताया था कि सपोज करो पोरस प्लग से पास होने से पहले किसी गैस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और जब मैंने उसी गैस को पोरस प्लग से पास कराया और लो टेम्परेचर रीजन के अंदर भेज दिया या लो प्रेशर रीजन में भेज दिया तो उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ कमी हुई और वो कमी मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। माना, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, केवल आपके समझने के लिए अगर कोई गैस हाई प्रेशर रीजन से कुछ सफिशिएंटली हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के अंदर जाती है तो उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ कमी होती है, मींस वो गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है। और जब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा पाया गया जब पोरस प्लग से पहले वाला टेम्परेचर बढ़ाया गया, सपोज करो हम यहां से इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर ले गए और वो गैस फिर पोरस प्लग से पास हुई तो उसने टेम्परेचर में कमी तो प्रदर्शित की, कमी तो दिखाई, मगर वो कमी कुछ कम थी। तो अब 40 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर घटकर 35 डिग्री सेल्सियस रह गया। जब मैंने ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से और कुछ थोड़ा सा बढ़ाया, सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जब ये गैस पोरस प्लग से फिर पास हुई तो इसने टेम्परेचर में कोई चेंज शो नहीं किया और वो टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस ही रहा। और जब मैंने अब ये देखा तो मींस यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर में, तो नो चेंज इन टेम्परेचर बिफोर पोरस प्लग और आफ्टर पोरस प्लग। सो जब इसके बाद मैंने टेम्परेचर में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट किया और मान लो मैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, तो जब गैस पोरस प्लग से पास हुई तो उसने कूलिंग इफेक्ट के बजाय यहाँ पर 30 से 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा था तो उसने कूलिंग के बजाय हीटिंग इफेक्ट शो किया और अब उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस न रहकर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये गैस अब इन गैस ने शो किया हीटिंग इफेक्ट। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 50 डिग्री सेल्सियस है ये वो टेम्परेचर है जिसके बाद गैस हीटिंग इफेक्ट शो करती है और जिसके पहले गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है। तो वो टेम्परेचर जिससे अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस अपना इफेक्ट चेंज कर देती है, मींस अगर वो कूलिंग इफेक्ट शो कर रही थी तो उसके बाद वो हीटिंग इफेक्ट शो करने लगे, उसी टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। यही जूल थॉमसन इफेक्ट है, एक हमने छोटे से एग्जांपल के जरिए समझा है। और आज के वीडियो में हम यही रखते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट रियल गैस के लिए मींस वंडर वाल गैस के लिए कैसा बिहेवियर शो करता है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।